हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हम कर रहे हैं कुछ बेसिक्स अबाउट द जनरल केमिस्ट्री, जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस के बारे में किया या फिर कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो केमिस्ट्री में यूज होती हैं। आज हम करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम। अब मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि एटम ही बहुत स्मॉल होता है। और अगर हमें किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम उसका एक्यूरेट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेक्निक्स तो अभी इवॉल्व हुई हैं। पहले जो साइंटिस्ट थे वो कैसे कैलकुलेट करते थे किसी भी एटम का मास, वो फाइंड आउट करते थे एक एटम का मास दूसरे एटम से कंपेयर करके एक्सपेरिमेंटली किसी भी एटम का मास कैलकुलेट ऐसे किया जाता था। और जो आजकल का सिस्टम है उसमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड आइसोटोप लेना पड़ता है, विच इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसका नाम होता है कार्बन 12। उसको हम एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं और उससे ही कंपेयर करके हम बाकी एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। और ये जो हमारे पास कार्बन 12 मास होता है ये इज इक्वल टू होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट के। मास जब अब जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कार्बन 12 का एटॉमिक मास यूनिट 12 होता है तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितने इक्वल हो जाएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये तो आ गया हमारे पास वन एटॉमिक मास यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगर हमें किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए हमें उस एटम का वेट पता होना चाहिए, डिवाइड बाय वेट ऑफ कार्बन एटम एंड मल्टीप्लाई बाय 12। और अगर हम इसी फॉर्मूला से डिफरेंट एटम्स का मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास आ जाता है एंड ऑक्सीजन 16 का आ जाता है 15.995 एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पहले हम एटॉमिक मास यूनिट एज ए यूनिट लगा देते थे, अब हम इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट या इस यू को कंपेयर करें तो ये दोनों सेम, या हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ज्यादातर ये यूज होता था। अब हम इसको यू से डिनोट करते हैं। अब ये तो होगी एटॉमिक मास की बात। अब इसमें एक और टर्म आती है विच इज एवरेज एटॉमिक मास। अब हमारे पास ऐसे बहुत से एटम्स हैं जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन के, फिर हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के। तो मतलब वो एक से ज्यादा आइसोटोप्स उनके प्रेजेंट है, तो हम उसका सिंगल मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंगल एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए जरूरत पड़ती है एवरेज एटॉमिक मास की, और इसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये है क्लोरीन, जो हमारे पास दो आइसोटोप्स में प्रेजेंट होता है, एक आइसोटोप 35 एंड एक आइसोटोप 37। अब अगर हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी अबंडेंस होती है 75%। तो इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 3:1। अब मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है उस एटम की परसेंटेज अबंडेंस, मतलब वो कितनी क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास आ गई इस क्लोरीन की अबंडेंस, और ये 1 आ गई, ये 75 आ गई इस क्लोरीन की अबंडेंस, और 25 आ गई इस क्लोरीन की अबंडेंस। तो मेरे पास रेशियो आ गया 3:1। अब मैं इसको फॉर्मूला में फिल करूंगी तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। सबसे पहले इस क्लोरीन की नेचुरल अबंडेंस आ गई 3 इंटू जो इसका वेट है, प्लस 1 इंटू 37, एंड नीचे मेरे पास आएगा अबंडेंस का टोटल अबंडेंस। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 142/4 इज इक्वल टू 35.5।
तो ये मेरे पास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आ गया, जो कि एक्चुअल में इतना ही होता है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट आइसोटोप्स की अबंडेंस और उनके एटॉमिक मास यूनिट को प्लस करके उसकी अबंडेंस के साथ डिवाइड करके उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री में, एटॉमिक मास, लेकिन ये किसी भी एटम का बेस होता है। अगर आपको एटम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एटम का मास के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे आप एटम के मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरह के तरीके बताए, एक सिंगल एटम का मास कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपको एटम्स के आइसोटॉप्स दिए हों तो इसका मास कैसे कैलकुलेट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद सीक जान।